बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नदीम हियर। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज हम फैमिली लॉ के ऊपर जो है वो लैंडमार्क जजमेंट्स जो हैं और मेंटेनेंस के ऊपर वो हम लोग डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट होगा। जो सबसे पहली जो है वो है वो ये है कि कोर्ट ने चाहे इंटरम मेंटेनेंस फिक्स करना है और चाहे कोर्ट ने फाइनल डिक्री करना है, क्या वो कोर्ट की अनफैक्टर्ड डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो जितना मर्जी लगा दे? नॉट एट ऑल। मैंने आपको इंटरम मेंटेनेंस का ऑर्डर लिखना बताया और मैंने आपको बताया कि मेंटेनेंस फिक्स करने के सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्वेश्चन कवर कर रही है एक पूरा जो मैं बात बताने जा रहा हूँ कि मेंटेनेंस फिक्स करने के लिए प्रैक्टिकली सोचें कि अगर एक बाप ने बच्चों को अपने पैसे देने हैं तो सबसे पहले क्या चीज़ देखी जाएगी? उसमें देखा जाएगा कि जिसने खर्चा मांगा है उसकी ज़रूरियात क्या है। ठीक है, फर्ज करें अगर वो शीर खार बच्चा है, उसकी कोई और होंगी ज़रूरियात। अगर वो बच्चा स्कूल गोइंग है तो उसकी ज़रूरियात और होंगी। अगर वो कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है तो उसकी ज़रूरियात कुछ और होंगी। तो सबसे पहले कोर्ट ने उस बच्चे की एज और उसका जो स्कूल की जो क्वालिफिकेशन है उसको देखते हुए कोर्ट ने क्या डिटरमिन करना है, कोर्ट ने क्या ज़हन बनाना है कि इसकी ज़रूरियात कितनी है। मैं बता चुका हूँ ज़रूरियात को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। इसको एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, नीड्स भी कह सकते हैं। एक होती हैं स्पेसिफिक नीड्स, एक होती हैं जनरल यानी डेली डेली एक्सपेंडिचर जो हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी नेचर के जो हैं। अच्छा, अगर मैं वो ऑर्डिनरी नेचर के एक्सपेंसेस की बात करूं, खाना पीना, ठीक है, और दूध, कपड़े, मेडिकल, ये होगी उसकी ऑर्डिनरी नीड्स। और स्पेसिफिक नीड्स क्या है कि वो स्कूल जाता है तो उसकी फीस कितनी है, और वो अगर वो मसलन अल्लाह ना करे वो बच्चा जो है वो बीमार है, उसका मेडिकल चल रहा है तो उसका इस वक्त मेडिकल का खर्चा जो है वो कितना है। तो ये होगी स्पेसिफिक नीड्स। अच्छा, जो ऑर्डिनरी नीड्स हैं, ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर्स हैं, इसको हम डिटरमिन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ द पर्सन। ठीक है ना? अगर एक शख्स लाहौर में उसके पोश एरिए, गार्डन टाउन में या मॉडल टाउन में या गुलबर्ग में वो रहता है, बच्चा या उसके पेरेंट्स रहते हैं या वालिद रहता है, तो वो बच्चे का लाइफस्टाइल कुछ और होगा और उसकी निस्बत एक बच्चा जो काना काछा या काना नो में किसी जगह पे रहता है, ठीक है, किसी गांव में रहता है, उसका लाइफस्टाइल और होगा। तो कोर्ट ने एक्सपेंडिचर यहाँ से भी डिटरमिन करने हैं कि पार्टीज जो हैं वो कहाँ पे रिजाइड करती हैं। तो एक्सपेंडिचर यानी उसको खाने पीने के लिए जो खर्चा है वो किस हिसाब से चाहिए। अच्छा, एक्सपेंडिचर के बाद दूसरी चीज़ जो है वो आ जाएगा डिफेंडेंट का सोर्स ऑफ इनकम, कि डिफेंडेंट जो है वो कमाता कितना है ना, कमाता कितना, उसके लिए उसकी अगर वो जॉब है तो उसकी सैलरी स्लिप बड़ी रेलिवेंट है, ठीक है, उसका टैक्स रिटर्न वगैरह वो बड़ा रेलिवेंट है, जो वो टैक्स पे करता है उसका रिकॉर्ड बड़ा रेलिवेंट है, ठीक है, अगर उसका कोई बैंक अकाउंट है तो उसकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो बड़ी रेलिवेंट है। अच्छा, तो बात कर रहे थे हम क्या कि एक्सपेंडिचर डिफेंडेंट का सोर्स ऑफ इनकम, उसके बाद डिफेंडेंट का फिनेंशियल स्टेटस। सोर्स ऑफ इनकम तो ये है ना कि वो कमा कितना रहा है, ठीक है, या उसको कहाँ कहाँ से आ रहा है, उसको दुकानों का किराया आ रहा है, वो खुद नौकरी भी कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फिनेंशियल स्टेटस का मतलब है कि वो कितना अमीर है, उसकी इतनी प्रॉपर्टीज हैं, इतनी जायदादें हैं, एक मरबा ज़मीन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी किसमें? फिनेंशियल स्टेटस में। उसके बाद आ जाएगा सोशल स्टेटस ऑफ द पार्टी। सोशल स्टेटस से मुराद है कहाँ पे रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो एलीट क्लास के हैं, मिडिल क्लास के हैं, या लोअर क्लास के हैं, तो इन चीज़ों को देख के जो है वो खर्चा जो है वो लगाया जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चा, अब इसी के ऊपर लैंडमार्क जजमेंट रिसेंटली आई है तो हम उसको एक नज़र जो है वो देख लेते हैं। 2022 CLC पेज 89 है। फैमिली कोर्ट डिड नॉट हैव अनफैक्टर्ड अनब्राइडल्ड powers to fix
interim maintenance at its discretion. Court may broadly look into the social status of the parties, earning of the defendant, his capacity to pay, requirement of the minor, and on this touchstone fix interim maintenance. बच्चों वही बात जो मैं कर रहा था वही इन्होंने जो है वो यहाँ पे लिखी है। अच्छा बच्चों, अगली जो मैं बात करने लगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है, और वो ये है कि क्या कोर्ट एक दफा खर्चा लगाने के बाद उस खर्चे को कम या ज्यादा कर सकती है? तो इसका जवाब है यस, कर सकती है। इसके ऊपर जो है वो बहुत सारी जजमेंट्स हैं। सबसे पहले मेरा ही एक ऑर्डर था, काजमी नाम की जजमेंट है, आगे अगर आती मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें ये होल्ड हुआ था कि जो है वो खर्चा जो है वो किसी भी स्टेज पे कम या ज्यादा किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये तो आपको प्रोपोजिशन आ सकती है ना कि भाई वो कहती है खर्चा बढ़ाओ, दूसरा कौंसल कहता है जी कि आपने एक ऑर्डर कर दिया, आप नहीं बढ़ा सकते, तो आपके ज़हन में सर बाबर की बात आएगी कि उन्होंने कहा जजमेंट है कि बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। लेकिन बच्चों उसके पैरामीटर क्या होंगे कम ज्यादा करने के? उसके पैरामीटर ये होंगे कि वो कोई एक्सेप्शनल ग्राउंड बताए मेंटेनेंस कम या ज्यादा करने की। मसलन मैं आपको बताता हूँ 90% तो ऐसी दरखास्तें खारिज ही होती हैं। ठीक है। लेकिन मैं आपको बहुत सारी मिसालें ऐसी दे सकता हूँ जहां पे मैंने इस खर्चे को कम या ज्यादा, मैंने खुद कम या ज्यादा किया। एक मैंने खर्चा लगाया, बाद में वो जब फादर आया तो वो यानी डिसेबल था और वो इस काबिल भी नहीं था कि वो कुछ कमा सकता, तो मैंने लिख के कि पहले मैंने इसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो मैंने नहीं कंसीडर की थी। ठीक है। लेकिन आज ये मेरे सामने है तो ये खर्चा हार्श है, मैंने उसका खर्चा कम किया, वो मेरा ऑर्डर जो है वो अपहल्ड रहा। इंटरम मेंटेनेंस की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह एक बच्चा था तो उसका खर्चा लगाया, तो बाद में एक एप्लीकेशन आ गई कि जी बच्चा जो है ना वो सीरियस डिजीज का शिकार हो गया है और अब उसका ये मेडिकल शुरू हो गया है ना। तो दूसरी तरफ से जो फादर था वो भी वेल एस्टेब्लिश पर्सन था, तो फिर मैंने उसका खर्चा जो है वो मैंने बढ़ा दिया। ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल ग्राउंड्स आए तो खर्चा जो है वो बढ़ाया जा सकता है। अब ऐसी ही एक जजमेंट आई है, इसमें कोर्ट ने उसका खर्चा 20,000 से बढ़ाकर और 50,000 कर दिया, तो हाई कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक किया है। अब मैं दूसरा पैरा पढ़ने लगा, वो कहता है court had power to enhance or decrease the quantum maintenance eventually after appraising examining the evidence produced during trial, finding quantum maintenance normally could not be interfered। अच्छा जी, इसको छोड़ दें। तो ये इसने सिंपल ये बताया कि फैमिली कोर्ट कर सकती है कम ज्यादा खर्चा ना ड्यूरिंग ट्रायल। बच्चों पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना आपको इस जजमेंट के फैक्ट्स भी बता दूं, हो सकता है प्रपोजिशन आ जाए। पिटिशनर 5.5 साल 5.5 years old daughter was suffering from the autism spectrum disorder। ठीक है। ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये क्या है जी? कि बीमारी है एक। ठीक है। कि वो बच्चा सही तरह से बात नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। इंटरम मेंटेनेंस अलाउंस हैड बीन रेज्ड फ्रॉम 20,000 to 50,000 per month। Petitioner had served at eminent position as neurosurgeon in Pakistan and abroad, held that reason for excessive interim maintenance was manifestly reflected in the impugned order, that the child whose maintenance was in issue was an autistic child whose needs requirement were indeed over and above and in excess of what were generally associated with typically 5-year-old children. In the present days of massive inflation, impugned order, especially in case of an autistic child, could not be said to be unreasonable or even harsh. Amount fixed had a rational nexus with the requirement needs of the differently abled child and therefore was quite proportionate. Impugned order was passed. Autistic individual had lifelong needs, more so that the tender age of 5. Facility that would be luxury to typically kids were basically necessities for an autistic child. For example, swimming, skating, therapy, etc. are basic skills. Anyhow,
बच्चों वो मैंने आपको वैसे उसके जो है वो फैक्ट्स बताए हैं उस केस के। अच्छा बच्चों, एक प्रोपोज़िशन आपको ये आ सकती है कि वाइफ़ जो है वो कहती है जी कि मैंने इसके साथ जो है वो नहीं बसना, लेकिन मुझे खर्चा दिलाया जाए, तो बताइए कि वो वाइफ़ को खर्चा मिलेगा तो नहीं मिलेगा? तो आपने कहना है कि नहीं, उसको उसी सूरत में मिलेगा अगर वो मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन परफॉर्म करेगी, तो खर्चा उसका कोर्ट जारी करेगी, बट सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस एट हर कंजुगल हाउस, ये कोर्ट जो है उसमें जो है वो ऑर्डर करेगी। अच्छा, फिर एक प्रोपोजिशन आपको ये आ सकती है कि अ, जो वाइफ है वो उसके साथ बसने के लिए तैयार नहीं है इस बुनियाद के ऊपर कि ये मेरा डावर नहीं दे रहा। तो अब आप बताइए क्या वो उसको खर्चा देने का पाबंद है? तो आपने कहना है यस, ये एक एक्सेप्शन है। बच्चों ये मोहम्मदन लॉ का पैरा 277 भी है, ठीक है। अच्छा, ये इस बात की एक्सेप्शन है कि अगर वाइफ को डावर नहीं दिया गया तो वो उसके साथ बसने के लिए वो पाबंद नहीं है, लेकिन वो उसको खर्चा देने का पाबंद है। इसी तरह आपको एक और जो आ सकता है वो ये है कि जो वाइफ है वो जो है वो वाइफ जो है वो उसके साथ जो है वो मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस जो हैं वो परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है इस बुनियाद के ऊपर कि वो क्रूअल है, उसने मारपीट की है और मेडिकल भी लगा और कोर्ट सेटिस्फाइड है इस बात से, या कोर्ट फर्ज कर ले फाइनली डिक्री कर रही है और कोर्ट समझती है कि ये इसका क्रूअल बिहेवियर था, तो अगेन वो पैरा मोहम्मद अल्लाह के पैरा 277 में ही लिखा है कि वाइफ उसके साथ रहने की पाबंद नहीं है, लेकिन वो उसको खर्चा देने का जो है वो पाबंद है। इस तरह बच्चों अगर हस्बैंड विदाउट परमिशन सेकंड मैरिज कर ले तो ये फिर एक एक्सेप्शन आ जाती है कि वो पहली वाइफ उसके साथ रहने की पाबंद नहीं है, लेकिन वो अपनी वाइफ को जो है वो खर्चा देने का जो है वो पाबंद है। तो इस चीज़ को आप जो है वो देख लीजिए। अभी मेरे सेन में एक बड़ी अहम प्रोपोजिशन आई है, वो भी आप ज़रा डिस्कस कर लीजिए बच्चों। प्रोपोजिशन ये है कि अदालत में कंप्रोमाइज़ हो गया कि जी मैं खर्चा नहीं लूँगी बच्चों का ना, और उसके बाद वो दावा ख़त्म हो गया, बीबी ने दोबारा दावा कर दिया ना, तो तो फैमिली कोर्ट ने कहा तुमने कंप्रोमाइज़ किया था, तुमने बयान दिया था कि जी मैं खर्चा नहीं लूँगी लिहाजा आप घर जाओ। वो मैटर ऊपर गया तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो मेंटेनेंस है वो बच्चों का वेस्टेड राइट है, उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ये कंप्रोमाइज़ की बुनियाद पे वो जो है वो विदहेल्ड नहीं किया जा सकता, वो जो उसका मेंटेनेंस का जो राइट है। तो कोर्ट ने वो ऑर्डर सेट असाइड करके फैमिली कोर्ट का और ऑर्डर किया कि आप इसका मेरिट के ऊपर खर्चा लगाएं। प्रैक्टिस में भी यही है कि अगर औरत कंप्रोमाइज़ कर ले बच्चों की मेंटेनेंस के ऊपर और फिर वो दोबारा कोर्ट में आए, तो हम उसको बेशक पिछला खर्चा ना दें, लेकिन जिस दिन से वो आती है उस दिन से हम उस केस को चलाना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको अपने ज़हन में रखिएगा। आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने सिर्फ और सिर्फ मेरी बातें जो है ना इनको एंजॉय करना है, वॉक करते हुए, ये वो ऑडियो की सूरत में आप इनको सुने, लेकिन ये आपको एक अच्छा वकील भी बनाएंगी और ये इंशाल्लाह आपकी कामयाबी में भी एक अहम रोल अदा करेंगी। उसकी रीज़न ये है कि ये एज ए जज मेरा एक्सपीरियंस है, ये जो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। अच्छा बच्चों, एक और प्रोपोजिशन जो है वो 2022 में ही सेटल हुई है। उस पे ये था कि बीपी का निकाहनामे के अंदर ही जो है उसका बीपी का खर्चा लिखा हुआ था। एनी हाउ कोर्ट ने क्या किया कि कोर्ट ने दोनों पार्टियों को सुन के तो उसका जो है वो फिनेंशियल स्टेटस, उसके उसका सोर्स ऑफ इनकम और वाइफ का वो फिनेंशियल जो भी उसकी ज़रूरियात वो सारा कुछ देख के तो कोर्ट ने खर्चा लगा दिया। अच्छा, कोर्ट ने जो खर्चा लगाया वो 10,000 रुपया महाना था, लेकिन जो निकाहनामे में लिखा हुआ था कॉलम नंबर 20 में कि ये जो है ये 20,000 रुपया महाना जो है वो खर्चा दिया करेगा, तो लेकिन कोर्ट ने 10,000 रुपया लगाया। तो वो मैटर जब ऊपर गया तो हाई कोर्ट ने ये होल्ड किया कि देखिए अगर उसने
अपने सिग्नेचर नकारानामे में सिग्नेचर के साथ ये कह दिया है कि मैं इसको इतना खर्चा दूंगा, तो अब उसका फिनेंशियल स्टेटस और वो सोर्स ऑफ इनकम ये चीज़ें नहीं देखी जाएंगी। अब अंडर द सिविल कॉन्ट्रैक्ट, नकारानामा इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, अंडर दैट कॉन्ट्रैक्ट ही इज बाउंड टू पे हर एट द रेट ऑफ 20,000 एज मेंशन इन द नकारानामा। तो ये भी आपको एक प्रोपोजिशन आ सकती है कि जी नकारानामे में इतने लिखे हुए हैं, कोर्ट ने उनका जो है वो सोर्स ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर दे के इतना लगाया है। अब आप बताइए कि आप इस मैटर को कैसे जो है वो रिजॉल्व करेंगे। बच्चों एक बहुत अहम आपको मैंने रिसेंटली एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बताना है, अगरचे वो मेंटेनेंस के बारे में नहीं है। बच्चों पहले ये एक प्रैक्टिस चल रही थी कि जो एक डिस्ट्रिक्ट का या एक प्रोविंस का जो फैमिली जज था वो एक एग्जीक्यूशन को पार्टी के बयान पे थ्रू सीनियर सिविल जज जो है उसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे प्रोविंस में जो था वो भेज रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इससे मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो सेक्शन 25A या 25B है बच्चों फैमिली कोर्ट एक्ट का, वो जब मैं आपको फैमिली कोर्ट एक्ट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं कि उसके तहत प्रोविंस टू प्रोविंस अगर कोई एग्जीक्यूशन या प्रोसीडिंग ट्रांसफ़र होनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। अगर विद इन प्रोविंस फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अदर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र होनी है तो ये हाई कोर्ट का इख्तियार है। और अगर विद इन डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर तो ये सेशन जज साहब का, डिस्ट्रिक्ट जज साहब का जो है वो इख्तियार है। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। इस पे अगर आपको कोई वो प्रोपोजिशन बना के देते हैं, ये सोचते हुए कि देखना है ये है कि ये बंदा प्रैक्टिसिंग लॉयर है या नहीं है, इसको इस हार्ट इशू का इल्म है कि नहीं है, तो आप उसका जवाब दे सकें। अच्छा बच्चों एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ गार्डियन वार्ड एक्ट के किसी लेक्चर में, फिर एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर वाइफ बच्चे को मेंटेन नहीं कर सकती, वाइफ बहुत गरीब है, बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकती, ऑन दी अदर हैंड जो हस्बैंड है वो वेल एस्टेब्लिश्ड है और वो बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिल भी करवा सकता है, तो क्या ये एक ग्राउंड है कि कस्टडी फादर को दे दी जाए? तो उसका जवाब है नो। Poverty is no ground to change the custody because to maintain the minor is the ultimate jurisdiction, ultimate liability of the natural guardian who is father। तो ये प्रोपोजिशन आप ज़हन में रखिए, किसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा बच्चों एक बड़ा हॉट इशू जो है वो डिबेटेबल इशू है और अभी उस पर लॉ सेटल नहीं हुआ, और वो ये है कि क्या एक दावा जो है मेंटेनेंस का माइनर, क्या उसमें ग्रैंडफादर को भी फ्रीक बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? तो उसके ऊपर जो है डिफरेंट व्यूज हैं बच्चों, उसके ऊपर अभी कोई लॉ जो है वो सेटल नहीं हुआ, ठीक है। एक जो व्यू है वो ये है कि अगर अगर दावा जो है वो फादर के अगेंस्ट ही डिक्री होगा, अगर वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन मेंटेन नहीं करेगा माइनर या उससे डिग्री सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो फिर कोर्ट जो है वो ग्रैंडफादर से जो है वो क्या करेगी, रिकवरी करेगी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। लेकिन दूसरा व्यू ये है कि नहीं, दूसरा व्यू ये है कि ग्रैंडफादर सिर्फ उस सूरत में लायबल होता है टू पे दी टू मेंटेन द माइनर grandchildren only and only if firstly father is unable to maintain or the decree of maintenance cannot be recovered from the father, and secondly, and the very important, grandfather has easy circumstances to maintain the easy circumstances या easy financial status to maintain the grandchildren। देखिए कि अच्छा, तो वो कहते हैं कि अब उसके इजी सर्कमस्टांसेस जो हैं ये तो क्वेश्चन ऑफ एविडेंस है, तो लिहाजा उसको जो है वो उसमें फ्रीक होना जरूरी है, उसका उसके अंदर
दावे के अंदर ग्रैंडफादर का फ्रीक होना जरूरी है अगर बाद में उसके खिलाफ एग्जीक्यूशन करवानी है। यानी एक व्यू ये है कि ग्रैंडफादर को फ्रीक बनाना जो है वो जरूरी है इस तरह से कि बाद में अगर उसको फ्रीक नहीं बनाया गया तो बाद में वो एग्जीक्यूशन उसके अगेंस्ट इसलिए डिक्री नहीं होगी कि उसके उसके इजी सर्कमस्टांसिस ही इस्टेब्लिश नहीं हो सकते। और दूसरा व्यू जो है वो ये है कि नहीं, ये कोर्ट एग्जीक्यूशन स्टेज पे भी देख सकती है कि ग्रैंडफादर का जो है वो इजी सर्कमस्टांसिस हैं या नहीं है। अगर इस तरह से अलाउ कर दिया जाता है तो फिर हर बंदा जो है वो फादर के साथ ग्रैंडफादर को भी फ्रीक बनाएगा जस्ट टू हरास दी अदर पार्टी। तो इसकी हम जजेस क्या प्रैक्टिस चला रहे हैं कि अगर किसी ने ग्रैंडफादर को फ्रीक बनाया है तो हम उस दावे को भी चला लेते हैं, और अगर किसी ने नहीं बनाया तो हम उसको भी जो है वो उसको ये नहीं कहते कि आप इसको जो है वो फ्रीक बनाएं, क्योंकि इस पे लॉ जो है वो इतना क्लियर नहीं है। लेकिन बच्चों, आप चाहे ये लिख के, मतलब आपको अगर ये प्रोपोजिशन आ जाती है तो आप ये लिख के कि चूंकि ग्रैंडफादर के इजी सर्कमस्टांसिस अभी एस्टेब्लिश होने हैं लिहाजा वो दावे में नेसेसरी पार्टी है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। या आप दूसरी तरफ से ये कह के कि उसकी लायबिलिटी जो है ग्रैंडफादर की वो तो तभी शुरू होगी जब वो प्लेंटिव हस्बैंड के अगेंस्ट वो दावा, फादर के अगेंस्ट वो दावा डिग्री हो जाता है और वो पैसे देने की पोजीशन में नहीं है, तो तब उसकी शुरू होगी। तो ये दो चीजें जो हैं वो जो है वो यानी इसकी बुनियाद पे उसको फ्रीक बनाने की जरूरत नहीं है, तो आपको नंबर जो है वो पूरे ही जो है वो मिलेंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी अहम बात जो है वो बताना चाहता हूँ। आपको पता है सेक्शन 21A के तहत फैमिली कोर्ट जो है वो स्टे भी जारी कर सकती है, इंजंक्शन भी जारी कर सकती है। अब मेरी प्रोपोजिशन को गौर से सुनिएगा। प्रोपोजिशन ये है कि बीबी ने मेंटेनेंस का दावा किया है और साथ ही उसने स्टे की एप्लीकेशन दी है। उसने कहा जी कि इसकी जो प्रॉपर्टी है डिफेंडेंट की, ये बेचने जा रहा है, ठीक है, इस डिक्री को अवॉइड करने के लिए जो उसके अगेंस्ट होने जा रही है, तो लिहाजा आप जो है ना वो स्टे करें कि ये प्रॉपर्टी एलिनेट ना करे, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं इंशाल्लाह आपको ये स्टे लिखना भी सिखाऊंगा, वो कोई इशू नहीं, जैसे सिविल में बताया हुआ है उसी तरह यहाँ पे है। अब आप बताइए आपका माइंड क्या कहता है, उसको स्टे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। बीबी का मौक़िफ़ ये है कि बच्चे हैं 4 और उनका खर्चा जारी होगा, डिग्री होगा, तो ये बंदा अपनी प्रॉपर्टी अभी बेच रहा है ताकि कल को इसको जो है वो एग्जीक्यूट करके तो वो डिग्री जो है वो सेटिस्फाइड जो है वो ना हो सके। अच्छा, आपका जो भी जवाब है आप ज़रा उसको अपने माइंड में रखिए। मैं इसके साथ एक और प्रोपोजिशन आपके सामने रखना चाहता हूँ। बीबी ने डावर का दावा किया है, ठीक है। वो कहती है कि हकमेर के नकाहनामे के मुताबिक इसने मुझे जो है वो 5 मरले का घर जो है वो एज ए हकमेर देना है, और साथ में उसने स्टे की एप्लीकेशन लगाई है और वो ये कहती है कि ये जो इसके पास प्रॉपर्टी है ये उसको बेचने जा रहा है, सिर्फ ये कि कल को मुझे हकमेर जो है वो ना देना पड़े, तो लिहाजा स्टे जारी किया जाए। अब बच्चों, आपका माइंड क्या कहता है? अब मैं आपको इन दोनों प्रोपोजिशन में डिफरेंस समझाऊंगा तो आपको आंसर भी मिल जाएंगे। देखिए, जो नकाहनामे में उसका हकमेर के तौर पे 5 मरले की प्रॉपर्टी लिखी है वो उसका एस्टेब्लिश राइट है, वो उसका वेस्टेड राइट है। अब उसका प्रीमा फेशी केस जो है वो बनता है, लिहाजा कोर्ट स्टे जारी करेगी और डिफेंडेंट को कहेगी आप ये प्रॉपर्टी जो है वो नहीं बेच सकते। लेकिन जो एक मेंटेनेंस का दावा है उसमें तो अभी मामलात जो हैं वो सेटल होने हैं, अभी कोई लिख पढ़त नहीं है कि वो इतना खर्चा उसका होगा। अभी ये भी नहीं पता कि हो सकता है कि वो रेगुलरली खर्चा देता रहे बच्चे का, अभी उसका डिफॉल्ट भी सामने नहीं आया, ठीक है। और अभी वो दावा 17 में डिग्री भी नहीं हुआ,
17 में डिग्री भी नहीं हुआ, यानी उसका डिफॉल्ट भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में अगर कोर्ट स्टे देता है तो ये हार्श होगा, क्योंकि ये डावर की तरह इतना एस्टेब्लिश्ड राइट नहीं है, और जो है वो ये उसका जो फंडामेंटल राइट है अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, अगर मेंटेनेंस के दावे में वो प्रॉपर्टी बेच देता है तो लॉ विल मेक इट्स ओन कोर्स। कैसे कि या तो वो जेल जाएगा 1 साल के लिए, 1 साल के लिए सिविल इम्प्रिजन जाएगा, या उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो बिकेगी और डिक्री जो है वो क्या हो जाएगी, वो सेटिस्फाइड हो जाएगी। लेकिन जो डावर वाला मैटर था उसमें तो बीबी का एक एस्टेब्लिश्ड राइट था निकाहनामे में, और उसका ड्यूरिंग दावा जो है इंजंक्शन का जो है वो प्रमा फेसी केस बनता था, तो उसमें कोर्ट जो है वो इंजंक्शन जो है वो क्या करेगी, जारी करेगी। अच्छा बच्चों, वो जजमेंट आ गई जिसमें ये था कि ग्रैंडफादर जो है वो उसी वक्त ही लायबल होगा अगर वो दावे में फरीक है। तो मैं ये जजमेंट पढ़ने लगा हूँ तो आप इसकी रीजंस को नोट कीजिएगा। 2021 CLC 1841, while it had been held in various circumstances that grandfather was obligated to provide maintenance for grandchildren if he was in easy circumstances and the father was dead or not traceable or residing abroad or was impecunious or infirm and the mother was down and out. However, in the present case, petitioner was not party to the family suit and decree was only passed against father and not against the grandfather. Where a person was not a party to a suit and thus did not have opportunity to present his case, then a decree could not be executed against such person and a family executing court could not go behind the decree, and such principles were overlooked by family court in the present case. Furthermore, it was not established on record that conditions existing upon which petitioner grandfather may become liable for maintenance allowance of minor, which was a question of fact to be determined by recording of evidence. उन्होंने कहा है कि ये 2 रीजंस की बुनियाद पे ग्रैंडफादर खर्चा देने का पाबंद नहीं है। एक जो रीजन है वो ये है कि वो पार्टी नहीं था उस दावे में, और दूसरा ये है कि ये बताया ही नहीं किया कि किस बुनियाद के ऊपर उसके अगेंस्ट जो है वो एग्जीक्यूशन जो है वो चल रही है। अच्छा बच्चों, अब अगली जो बात है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले सुन लें फिर मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। बात यह है कि अगर एक स्पेशल अटॉर्नी केस को परसू कर रहा है किसी के बिहाफ पे जो अब्रॉड है, मसलन बेटा अब्रॉड है और ग्रैंडफादर जो है वो क्या कर रहा है, वो केस को परसू कर रहा है, तो क्या वो अगर दावे को परसू करता रहा है तो क्या अब वो एग्जीक्यूशन में भी लायबल है उस डिक्री को सेटिस्फाइड करे? तो उसके बारे में ये अभी हम जो जजमेंट पढ़ेंगे वो ये है कि अगर तो वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में ये लिखा हुआ है कि कल को ये डिग्री भी सेटिस्फाइड करेगा तो फिर तो वो लायबल है। लेकिन अगर ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लिखी और सिर्फ ये लिखा है कि वो दावे को परसू करेगा, तो फिर वो जो स्पेशल अटॉर्नी है चाहे वो ग्रैंडफादर है, फिर वो लायबल नहीं होगा कि वो डिग्री को जो है वो सेटिस्फाइड करे। अब मैं इसका अगला हिस्सा पढ़ता हूँ। Contention that petitioner was liable to pay decretal amount since he was pursuing the case on behalf of the husband father was not tenable as he was a special attorney and did not assume any liability on behalf of the husband father and neither had posted surety bond nor had given any undertaking to the family court at any point in time for payment of decretal amount. तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, होप कि आपने इसको पिक कर लिया है मेरी बात को। अच्छा बच्चों, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो एक आपको एक प्रोपोजिशन दे सकता है कि जी एक दावा दायर हुआ है माइनर्स की तरफ से, 4 बच्चे हैं, खर्चे का दावा है। दूसरी तरफ से डिफेंडेंट कहता है कि जी मैं बेरोजगार हूँ, मैं कुछ नहीं करता, तो वो साबित भी कर देता है मैं कुछ नहीं करता, तो क्या अब बच्चों को खर्चा नहीं मिलेगा? तो कॉमन सेंस तो यही है, मिलेगा, लेकिन रीजन क्या लिखेंगे आप? बिकॉज इट इज द लीगल एंड मोरल ड्यूटी ऑफ द फादर टू मेंटेन हिज चिल्ड्रन। अगर वो खर्चा दे नहीं सकता था तो उसने बच्चे पैदा क्यों किए?
ठीक है, तो अब अगर किए हैं तो ही इज बाउंड, वो जहां से मर्जी ला के दे, तो वो दावा अल्टीमेटली जो है या वो सिविल प्रिजन में जाएगा या उसकी कोई जो अगर प्रॉपर्टी है वो बिकेगी और वो डिक्री जो है वो सेटिस्फाइड होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर डिफेंडेंट का सोर्स ऑफ इनकम भी साबित नहीं होता तो भी दावा जो है वो खारिज नहीं होगा। कोर्ट जो है वो बच्चों का जो है वो कोई ना कोई खर्चा लगाएगा। उसको बच्चों कहते हैं कि कोर्ट जो है वो एविडेंस के हवाले से रूल ऑफ थंब अप्लाई करेगा। रूल ऑफ थंब से क्या मुराद है कि कोर्ट जो है वो कोई मिनिमम खर्चा ज़रूर लगाएगा उसमें, क्योंकि बच्चों ने भी ज़िंदा जो है वो रहना है, तो कोर्ट जो है वो दावा जो है वो खारिज नहीं करेगा। और मैंने आज तक जो है वो 17-3 अगर मुद्दइया की शहादत नहीं आती तो मैं 17-3 में बच्चों की हद तक दावा जो है वो खारिज नहीं करता कि एविडेंस नहीं आया, बल्कि मैं लिखता हूँ कि अगरचे एविडेंस नहीं आया लेकिन पैटर्निटी एडमिटेड है, बच्चे उसके हैं, तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो बच्चों को खर्चा दे। अगर वो नहीं भी साबित कर सकी, नहीं भी एविडेंस आया सोर्स ऑफ इनकम का, तो भी फादर ने उनको कुछ ना कुछ तो जो है वो देना है, लिहाजा मैं इतना खर्चा जो है वो मैं जारी करता हूँ। ये बच्चों वही बात जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पैरा 277 मोहम्मदन लॉ में भी लिखा है कि अगर वाइफ जानबूझ के मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करेगी तो वो फिर खर्चे की हकदार नहीं होगी। मुस्लिम वाइफ हु विलफुली रिफ्यूजेस टू परफॉर्म द मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन towards her husband is not entitled for any kind of maintenance allowance except the maintenance allowance for the period of iddat। ठीक है, लेकिन उसकी एक्सेप्शंस भी मैंने आपको बताई हैं, डावर नहीं देता, क्रूअल्टी, सेकंड मैरिज कर ली है, एक्सेट्रा। 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20। सच्ची बात है? नहीं मजाक कर रहे हैं। 30 पेरेंट्स 1 2 3 अच्छा बच्चों, वो जजमेंट मिल गई इंटरम मेंटेनेंस के बारे में। मैं आपसे ये कहूँगा ये लैंडमार्क जजमेंट आप याद भी कर लो, क्योंकि मेंटेनेंस फिक्स करने का क्वेश्चन बार बार आ रहा है। बेशक इसको रेफर करते हुए आप कोर्ट ऑर्डर लिख दीजिएगा या प्रोपोजिशन सॉल्व कर दीजिएगा। तो 2021 MLD पेज 337 इसको याद कर लीजिए। और Following are the principle for fixation of interim maintenance. Financial status of father shall be kept in view, which should be based upon salary slip, bank statement, income tax record, and business income reflected on record, or through any other documentary proof placed by either side in the court. Interim maintenance should be fixed not on hard and fast principle, rather based upon a tentative view. Maintenance should not be fixed on a higher side, which may result into technical knockout of the father, so that he could not able to pay the interim maintenance. Therefore, his option should also be considered for payment of interim maintenance, which he agrees to pay before the फैमिली कोर्ट। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि उन्हें इतना ज्यादा खर्चा नहीं लगा देना कि वो फादर दे ही ना सके, बल्कि जो वो कहता है कि मैं इतना दे सकता हूँ, कोर्ट ने उसको भी कंसीडर करना है। In cases where father has not explained his monthly income or his financial status in pleading, rather concealed his income, the family court can rely upon the facts narrated in the plaint or on the basis of attached document vis-a the needs of minor and the verbal stance given by father without reference to his written statement will not be considered justified. Hence, the family court shall exercise discretion to fix the interim maintenance while applying the above principle। अच्छा, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जहाँ पे फादर ने जानबूझ के अपने फैक्ट्स जो हैं वो अपना सोर्स ऑफ इनकम कंसील किया है, वहाँ पे जो फैमिली कोर्ट है वो आज खुद जो है वो क्या कर सकती है, फैमिली कोर्ट जो है वो आज खुद जो है वो उसकी प्लेंट में जो बात कही गई है उस पर रिलाई करते हुए तो कोर्ट जो है वो खर्चा जो है वो जारी कर सकती है। ठीक है, अच्छा जी, इन केसेस वेयर determination of adequacy or inadequacy of quantum maintenance requires factual inquiry and evidence in trial, the maintenance should be fixed after consultation with the father and mother, as well as keeping in view the day-to-day requirement of the
माइनर। जहाँ पे क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस जो है वो एक क्वेश्चन ऑफ एविडेंस है, वहाँ पे कोर्ट कोशिश करेगी कि दोनों की कंसल्टेशन के साथ जो है वो मेंटेनेंस फिक्स करे ताकि बच्चे की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हों। द नीड्स ऑफ माइनर शुड बी कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ फैमिली इन विच माइनर हैज़ बीन ब्रॉट अप। फिर बच्चा जिस क्लास में रह रहा है और जो उसकी ज़रूरियात हैं इस वक्त कोर्ट उसको भी कंसिडर करेगी। द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ फादर कुड आल्सो बी कंसिडर ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट नरेटेड इन द प्लीडिंग ऑफ द पार्टीज which includes the which include the living standard and previous matrimonial life of the parties, in which the mother wife has been provided with particular kind of living, housing facilities, transportation, gifts, immovable property of husband, and the lifestyle in which husband father was living prior to separation of divorce or before the institution of the suit for maintenance। कोड जो है वो क्वांटम फिक्स करते वक्त जो हस्बैंड एंड वाइफ की प्रीवियस लाइफ थी, जो हक में फिक्स किया गया है, जो उसको गिफ्ट दिए गए हैं, कोर्ट उन सारी चीज़ों को भी जो है वो क्या कर सकता है, कंसिडर कर सकता है मेंटेनेंस फिक्स करते वक्त। इन केसेस वेयर फादर बीइंग सिविल सर्वेंट और एम्प्लॉय ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट और कंपनी हैज नॉट appended his salary slip or bank statement, the family court shall ask for the undertaking or affidavit regarding his salary and thereafter shall fix the interim maintenance। However, after the trial of the case, if the court come to the conclusion that at the time of fixation of interim maintenance allowance, the father husband has stated a fact beyond his pleading or undertaking which is found to be false, such father be burdened with heavy cost and ले जी कोर्ट जो है ना वो इंटरम मेंटेनेंस फिक्स करते वक्त जो है वो फादर को कह सकता है कि अपनी अंडरटेकिंग दो, अपनी सैलरी के बारे में, अपनी बैंक स्टेटमेंट के बारे में। और अगर कोर्ट को शहादत के बाद लगता है कि उसने झूठ बोला है तो कोर्ट उसको हैवी कॉस्ट जो है वो इम्पोज कर सकती है। In cases where father being civil servant or employee of any organization, department, company has not amended his salary slip, bank so the family court shall ask for undertaking, ये तो हो गया। The family court may also call the employer of father, HR department, admin department, bank manager, land revenue department, tax record and banking detail, as well as salary detail of the father directly from the relevant officer while deciding the question on term for a prima facie view to fix the allowance in favor of the minor so that no inadequacy is attributed for fixing the term maintenance allowance। कोर्ट जो है कोई भी रिकॉर्ड जो है उसको क्या कर सकती है, तलब कर सकती है। अच्छा बच्चों, याद है पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंटरम मेंटेनेंस लगानी सिखाई थी और फिर मैंने आपको 17A में डिग्री करना सिखाया था और मैंने आपको बताया था उसके दो हिस्से होंगे। पहले हिस्से में कोर्ट क्या करेगा, डिफेंस स्टॉक को करेगा और दूसरे हिस्से में डिग्री करेगा। लेकिन इन बिटवीन कोर्ट जो है क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस जारी करने के लिए क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा, अफर्मेटिव एविडेंस लिखेगा। तो ये वही जजमेंट आ गई है। ये कहता है if defendant defaulted in making payment of interim maintenance despite order by family court, penal action in terms of section 17 of family court act provided two separate penal consequences: first, striking of the defense right of defense, and second, to decree the suit। Section 17 and 17B of family provide that by having used the word may, the legislature did not intend to make passing of decree mandatory, rather it had been left upon the discretion of the trial court to consider the facts and circumstances of each case। वही है कि कोर्ट बाउंड नहीं है कि डिफेंस स्टॉक ऑफ करते साथ ही उसको डिग्री करे, नहीं। सेक्शन 17B of Family Court Act further explained the circumstances as well as mode of exercising the authority in shape of making reasonable inquiry of matter in question before declaring the suit due to default। The court may issue a commission to examine any person, make a local investigation and inspect any property or document। तो जज़ाकल्लाह, आई होप कि आपको इस चीज़ की जो है वो समझ आ गई है। तो बहुत अहम एक प्रोपोजिशन आ गई हमारे सामने, वो ये है कि इधर स्क्रीन की तरफ ना देखें बल्कि मेरी बात के ऊपर गौर करें कि बीबी ने एक दावा किया मेंटेनेंस का और जो फादर था उसने उस दावे के अंदर एक एप्लीकेशन दे दी कि मेरी बच्चे से मुलाकात करवाई जाए।
और फैमिली कोर्ट ने वो एप्लीकेशन ये लिख के खारिज कर दी कि भाई ये गार्डियन मैटर बनता है, यहाँ एक्सेप्ट कर ली। जबकि फादर का जो मदर थी या उसका ये कहना था कि ये एप्लीकेशन गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत आई है, तो ये फैमिली जो मेंटेनेंस का सूट है उसमें ये एप्लीकेशन नहीं दे सकता, ये सेपरेट गार्डियन पिटिशन कर सकता है और वो इसने की भी हुई है, तो लिहाजा ये यहाँ पे मीटिंग की दरख्वास्त जो है वो नहीं दे सकता। तो उन्होंने उसका ऑब्जेक्शन टर्न डाउन किया। उन्होंने कहा कि वो फादर जो है वो एक फैमिली मैटर के अंदर एप्लीकेशन दे सकता है, और उसकी उन्होंने रीज़न ये बयान की कि जो शेड्यूल है उसमें गार्डियन मैटर जो है वो शामिल है, कस्टडी का मैटर शामिल है। तो अगर कस्टडी का मैटर फैमिली कोर्ट की जुरिडिक्शन है और उसने एप्लीकेशन दे दी है तो फिर उसको मुलाकात से जो है वो नहीं रोका जा सकता। अब मैं इसको पढ़ता हूँ, 2021 CLC 1099 पेज है। सूट फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस अलाउंस विजिटेशन शेड्यूल फिक्सेशन ऑफ petitioner mother of minor sealed order passed by family judge court whereby respondent father minor was allowed to meet the minor once in a month for half an hour. Contention of petitioner was that judge family court had no jurisdiction to fix meeting schedule as the list pending was with regard to the recovery of maintenance allowance and not a guardian petition, that the respondent had already filed a guardian petition where he could ask for similar relief and that the respondent was a chronic patient of skin disease validity. Judge Family Court had jurisdiction to adjudicate action upon the matter contained in Part 1 of Schedule attached to Family Court Act, which included custody of children against serial number 5 with addition to visitation right of parent to meet them. Respondent could not be restrained to have meeting with his daughter. तो हो कि आपको प्रोपोजिशन की समझ आ गई है। अच्छा बच्चों, एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोपोजिशन जो है वो ये है कि बस मैं आपको प्रिंसिपल बता देता हूँ कि अगर वालदा भी जॉब करती है, अर्न करती है, तो फिर मेंटेनेंस फिक्स करते वक्त कोर्ट ने ये भी कंसीडर करना है कि जो मदर है वो भी एक अर्निंग हैंड रखती है। फिर कोर्ट ने जो है वो क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस फिक्स करना है। कोर्ट ने सारे का सारा बर्डन जो है वो फादर के ऊपर जो है वो नहीं डाल देना। अच्छा, बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंटर मेंटेनेंस फिक्स करने के लिए फैमिली कोर्ट कोई भी पावर इख्तियार कर सकती है, किसी भी बैंक को, किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी अदारे को ये कह सकती है कि वो रेलिवेंट रिकॉर्ड जो है वो क्या करे, वो पेश करे। जब मैं आपको उसकी प्रोविजन पढ़ाऊंगा फैमिली कोर्ट एक्ट की, तो वहाँ पे ये लिखा भी आएगा। अच्छा बच्चों, आज किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन भी किया कि सर सेक्शन 14 जो है उसके तहत ये है कि अगर मेंटेनेंस जो फिक्स हुई है वो अगर 5,000 रुपये से कम है तो फिर उसके अगेंस्ट जो है वो अपील लाई नहीं करेगी। ठीक है, तो अगर तो हस्बैंड जाता है, वो कहता है जी कि ये 4,000 रुपये की मेंटेनेंस जो है वो ज़्यादा लगी हुई है, ठीक है, तो कोर्ट उसकी अपील स्ट्रेट वे डिसमिस कर देगी ये लिख के कि भाई कम से कम जो है वो 5,000 रुपये की जो है वो मेंटेनेंस की डिग्री होती तो आप अपील में आ सकते थे। लेकिन मुझसे क्वेश्चन ये किया गया कि सर अगर मेंटेनेंस लगी है 4,000 और वाइफ ने अपील की है कि इसको बढ़ाया जाए डिस्ट्रिक्ट जज के पास, अब क्या सेक्शन 14 के तहत वो अपील बार्ड है या नहीं है? तो उसका जवाब ये है कि सेक्शन 14 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई उस डिग्री के अगेंस्ट आता है, ठीक है, अगर वो कुछ उस डिग्री के अगेंस्ट इस सेंस में कि जी ये खर्चा ज्यादा है, अगर वो मसलन वाइफ आ रही है उसको बढ़ाने के लिए, फिर डिस्ट्रिक्ट जज की पावर जो है वो बार नहीं है। और इस पे ये जजमेंट भी है 2020 YLR 571 पेज। ये कहता है फैमिली कोर्ट फिक्स मेंटेनेंस अलाउंस एट द रेट ऑफ 2,000 पर मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट
till challenge of custody of minor. Appellate court dismissed appeal for enhancement of maintenance on the ground that no appeal had been provided against judgment and decree passed for maintenance less than 5,000 rupees. Validity. Right of appeal of plaintiff for enhancement of maintenance had not been extinguished under section 14 of Family Court Act. तो appeal was competent. बच्चों अब जो मैं आपको प्रोपोजिशन बताने लगा हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग है और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जजमेंट रिपोर्ट हुई ये बेसिकली मेरा ही ऑर्डर था जो अपहेल्ड हुआ। इसमें जो फैक्ट्स थे वो कुछ यूँ थे कि मेरे सामने एक केस आया तो उसमें जो था मेरी ये आदत थी कि मैं वाइफ की मेंटेनेंस उसी सूरत में ही लगाता था अगर वो इस चीज़ की हामी भरती थी कि जी मैं इसके साथ आबाद होने के लिए तैयार हूँ इंटरम मेंटेनेंस। अच्छा तो वो जो बीबी जो थी वो मौजूद नहीं थी तो मैंने रेलेवेंट डेट के ऊपर जो है वो उसका खर्चा जारी कर दिया बच्चे का बच्चों का खर्चा जारी कर दिया लेकिन वाइफ का खर्चा जो है वो मैंने ये न लिखा बल्कि मैं लिखना भूल गया कि भाई वो जब मसालत की स्टेट पे वाइफ आएगी और मैं उसकी विलिंगनेस देखूंगा टू परफॉर्म द मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन तो मैं उसका खर्चा जो है वो मैं जारी करूंगा। अच्छा उसके बाद लेटर स्टेज पे मैंने बच्चों का खर्चा लगा दिया उसके बाद अगली डेट के ऊपर जो है वो जो वाइफ है वो भी आ गई और उसने कहा जी ये मुझे खर्चा दे मैं आबाद होने के लिए तैयार हूँ तो मैंने बीपी का भी खर्चा जो है वो मैंने जारी कर दिया सब्सिक्वेंट डेट पे। अब उसके बाद ये पार्टी जो थी फादर हस्बैंड वाली ये वो ऑर्डर लेके हाई कोर्ट पहुंची और उन्होंने जो जो ऑब्जेक्शन रेज किए वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। उन्होंने ये कहा कि कोर्ट ने पहली डेट पे बीवी और बच्चे का खर्चा लगाना था कोर्ट ने बच्चों का लगा दिया बीवी का नहीं लगाया। इसका मतलब ये है कि इम्प्लाइडली कोर्ट ने जो है वो बीवी का खर्चा जो है वो रिफ्यूज कर दिया। अब कोर्ट सब्सिक्वेंट डेट पे बीवी का खर्चा वाइफ का खर्चा इसलिए नहीं लगा सकती कि कोई कोर्ट ऑलरेडी इम्प्लाइडली रिफ्यूज कर चुकी है तो अब कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। अब कोर्ट दोबारा जो है उस मैटर को जो है वो टेकअप नहीं कर सकती। हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर अपहेल्ड रखा और उन्होंने उसकी जो पिटिशन थी उसको खारिज कर दिया और उन्होंने जो उसमें दिए रीजनिंग दी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने ये कहा बहुत सारी बातें कही। उन्होंने एक बात तो ये कही कि जज साहब ने अपना माइंड जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ द वाइफ एट द फर्स्ट स्टेज। फिर उन्होंने एक और बात कही उन्होंने कहा कि फैमिली कोर्ट कैन अडॉप्ट एनी प्रोसीजर। फिर उन्होंने ये कहा कि फैमिली कोर्ट कैन फिक्स मेंटेनेंस इवन फैमिली कोर्ट कैन इनहांस और डिक्रीज मेंटेनेंस एट एनी स्टेज ऑफ द केस। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग केस था उसको पढ़ते हैं ज़रा अगर वो सामने आ जाए। ये है 2019 CLC 1261 पेज। Contention of defendant husband was that family court had no jurisdiction to subsequently pass an order to fix term maintenance for wife and impugned order was barred by principle of constructive res judicata. Validity. Family court was bound to fix monthly interim maintenance allowance of the wife or a child on the first date of appearance of the defendant. Family court, while fixing maintenance allowance of minor, did not consider and decide the matter with regard to the wife, and same could not be deemed to have been refused. No one should be suffered for any act or omission of the court. Family court was competent to adopt any procedure and pass any order to regulate its own proceeding unless same was barred under some law. If family court had not earlier passed an order fixing term maintenance of for the wife, then it had jurisdiction to pass the order later on
procedure was not worked under the law. Impune order was silent with regard to fixation of interim maintenance for the wife at the time of fixing the same for minor. Fixing family court had not refused to fix interim maintenance allowance for wife in circumstances. Principle of constructive adjudicature barred any claim out to have been raised and decided unanimously, but was not raised, or if raised, no relief was allowed. Matter in the present case with regard to fixation of interim maintenance was still pending with the family court, who had not expressed its opinion about taking the said claim into consideration. Even otherwise, question of maintenance was a recurring cause of action which could be raised on every successive occasion. Interim maintenance had to be fixed on monthly basis, and principle of constructive judicata was applicable in circumstances and was not applicable. Family court could pass even separate order on a subsequent date at any stage with regard to fixation of interim monthly maintenance for wife and child. Fixation of interim maintenance for the minor on one date did not debar the court from fixing interim maintenance wife on subsequent date or vice versa. अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, अब जो प्रोपोजिशन सामने है ना, वो पास क्वेश्चन भी आया है कि कोड जो है वो एक जो मेंटेनेंस है वो मैक्सिमम कितनी पास मेंटेनेंस जो है वो कब तक की जो है वो फिक्स कर सकती है। इस क्वेश्चन का जवाब जो है मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि एक फैमिली कोड ने ये लिख के दावा डिग्री किया कि लिमिटेशन एक्ट में मेंटेनेंस की जो है वो कोई प्रोविजन नहीं है, लिहाजा जो ओमनी बस प्रोविजन है आर्टिकल 120 के जो कहता है कि कोई भी दावा जो है वो मैक्सिमम 6 इयर्स में आ सकता है, तो लिहाजा प्लेंटिफ को मेंटेनेंस का दावा जो है वो 6 ईयर के अंदर अंदर लेके आना चाहिए था, लिहाजा उसको पास की सिर्फ 6 ईयर की मेंटेनेंस जो है वो मिलती है, इससे ज़्यादा की नहीं, यानी बीबी ने ज़्यादा की मांगी होगी। अच्छा, फैमिली कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया गया अपील में। एपलेट कोर्ट ने भी ये कहा कि बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 120 अप्लाई करेगा और आर्टिकल 120 के मुताबिक जो है पास मेंटेनेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल की जो है वो दी जा सकती है। उसके बाद क्या हुआ कि वो मैटर हाई कोर्ट में आया और हाई कोर्ट ने उस पॉइंट को इस तरह से सेटल किया कि उन्होंने कहा कि ये जो मेंटेनेंस पे होती है ये अंडर द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम के तहत पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो लिमिटेशन एक्ट का अतलाक नहीं होगा, बल्कि जहाँ से साबित होगी कि उसका डिफ़ॉल्ट है तब से खर्चा लगेगा। और ये जो केस था इसमें कोर्ट ने पिछले 30 साल का खर्चा जो है वो क्या किया, उसको पिछले 30 साल का खर्चा जो है उसको कोर्ट ने जो है वो क्या किया, डिग्री किया। 2018 YLR पेज 128, इसको भी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आया है तो आपको पता है वो रिपीट भी कर लेता है, तो अल्लाह करे रिपीटेड आ जाए। अंडर इस्लामिक लॉ द हस्बैंड वाज लायबल टू मेंटेन हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन फ्रॉम द वेरी date when marriage was solemnized. Record proved that respondent plaintiff was turned out of the house and subjected to cruel behavior by petitioner defendant so many times, but she joined the marital life on the intervention of Jirga, and again due to his cruel behavior she was ousted from his house and she started living at her parents' house for the last 30 years, and she was still there, but the petitioner husband had not divorced her and failed to maintain her and his daughter, which was zulme azim to the Muslim who lived under the protection of law. High Court observed that under Article 2A of the Constitution, the Quran and Sunnah was the basic law of the land, and Section 9 of Muslim Family Law Ordinance 1906 was a special law which did not prescribe specific period of limitation for past maintenance. Payment of maintenance to the wife by her husband was governed by injunction of Islam. Petitioner husband had not in the present case paid any maintenance, educational expenses, marriage expenses for his daughter, and maintenance allowance to his wife to meet daily needs.
like food and clothes, etc., which was his duty to bear according to the injunction of Islam. So, the provision of limitation prescribed under Article 120 of Limitation Act for recovery of past maintenance was not stricto sensu applicable. Husband was responsible for maintaining wife from the day when nikah was solemnized and daughter was when she was born. Records show that husband had admitted in the cross-examination that he never paid any amount to his wife or his daughter. Both court below had erred by not considering the said admission by husband while declaring the past maintenance for wife for past 6 years only. Husband was bound to pay the maintenance allowance for past 30 years to his wife and expenses claimed in the suit, marriage expenses of the daughter. तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। मैंने कोशिश की है कि मेंटेनेंस के ऊपर जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। मकसद आपको कंफ्यूज करना नहीं था, मकसद ये है कि आपको इतना नॉलेज दे दिया जाए कि अगर पेपर अनप्रडिक्टेबल भी आता है तो ये आधा घंटा घंटा की ऑडियो सुन के वीडियो देख के आप वो क्वेश्चन क्लियर कर सकें। तो मैंने इसमें सारे पास क्वेश्चंस भी क्लियर किए हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।